पूरी तरह से किनारे लगा दिया, पूरी तरह से। यहां पूज्य बापू तो दूर की बात है, महात्मा गांधी को पूरी तरह से किनारे करने का फैसला बीजेपी ने कर लिया है। अब मनरेगा का नाम जी राम जी योजना से जाना जाएगा, जी राम जी। अब जरा एक बार फिर से ले आइए फुल स्क्रीन जो था। अब इसमें देखिए, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, ये क्या होता है जी? अंग्रेजी पूरी रखिए ना। विकसित भारत गारंटी जो है उसको हिंदी में लिख देते, फॉर रोजगार इसको हिंदी में इंग्लिश में लिख देते। अगर आपको हिंदी लिखना है पूरी हिंदी लिखिए, अंग्रेजी लिखनी तो पूरी अंग्रेजी लिखिए। ये क्या होता है? ये सिर्फ इसलिए क्योंकि जी राम जी जो आपको यहां कहलवाना है, जी राम जी, अब मनरेगा जी राम जी योजना कहलाएगी। इससे साफ समझ में आता है कि बीजेपी किस दिशा में काम कर रही है। प्रियंका गांधी ने कहा है कि आखिर इस योजना से महात्मा गांधी का नाम क्यों हटाया जा रहा है। साफ साफ यहां प्रियंका गांधी ने सवाल पूछा है कि आखिर इस योजना से महात्मा गांधी का नाम क्यों हटाया जा रहा है। आपको बता दूं कि मनरेगा को अब विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण कहा जाएगा। इसी नाम से करने के लिए एक बिल तैयार किया गया है। बिल में बताया गया है कि पिछले 20 वर्षों में मनरेगा ने कई ग्रामीण परिवारों को रोजगार देने का काम किया है। इसी मनरेगा के खिलाफ थे साहब। अब इसी मनरेगा को कह रहे हैं कि पिछले 20 वर्षों में, सरकार तो आपकी 11 साल से थी, उससे पहले 10 साल, आप 20 वर्षों की बात कर रहे हैं, तो ग्रामीण परिवारों को रोजगार देने का काम किया है इस मनरेगा ने। हालांकि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों के सामाजिक और आर्थिक बदलावों के लिए इसे मजबूत करने की जरूरत है। यह बात इस जो बिल है उसमें कहा गया है। यानी जिस योजना को नरेंद्र मोदी ने गड्ढा बताया था, याद कीजिए मनरेगा बहुत बड़ा गड्ढा है, और उसी गड्ढे को अब आप उस पर बीजेपी मान रही है कि इसने पिछले 20 सालों तक लोगों को काम मिला, इससे रोजगार मिला है। अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के और अभी सांसद हैं वर्तमान में, उन्होंने अब जी राम जी पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि डबल इंजन की सरकार नाम बदलने में माहिर है। सुनिए जरा। ये नाम बदलने की संस्कृति भारतीय जनता पार्टी की बहुत पुरानी है। अभी जब मैं आपसे मिल रहा हूं, उससे पहले मैं एक बिल्डिंग देखता हुआ आ रहा हूं, करीब वाली नहीं, थोड़ा दूर, जहां पर प्रधानमंत्री लोगों का म्यूजियम बना है। दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता होगा कि दीवार के आगे दीवार, गेट के आगे गेट बना दे कोई। और हम लोगों ने तो यहां तक देखा है कि भगवान के आगे अपने नेताओं के नाम लिख रहे हैं। लखनऊ में एकाना स्टेडियम भगवान विष्णु का नाम है, लेकिन जब इन्होंने कोई काम भारतीय जनता पार्टी ने नया नहीं किया तो उसी एकाना का नाम उन्होंने अपने एक पूर्व के प्रधानमंत्री के नाम से कर दिया। और हमारे यहाँ तो मुख्यमंत्री ऐसे रहे हैं कि किसी को अपना नाम लिखवाना हो या नाम बदलवाना हो तो वो एकदम तैयार हैं उसके लिए। तो ये नई चीज देख रहे हैं कि डबल इंजन में अब यूपी के इंजन से दिल्ली वाला इंजन सीख रहा है। अभी तक तो दिल्ली वाले इंजन की नकल यूपी वाला इंजन कर रहा था। अब क्योंकि किसी का हटाया नहीं जा सकता किसी को, तो उसका कद हटाया जा रहा है। तो ये जो डबल इंजन वाली सरकारें हैं, ये दूसरों के काम अपने काम बना रहे हैं। इनके पास नया काम नहीं है। 100 दिन 125, ये कौन सी नई बात हो गई? आप तो कहते हैं कि आपका बजट न जाने कहां पहुंच गया, पर कैपिटा इनकम बहुत है, आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत आ रहा है, तो आप दिन क्यों नहीं बढ़ाते हैं? आप कम से कम 200 दिन करिए। खुशी तो तब होती जब आप 200 दिन से ऊपर ले जाते रोजगार और काम देते लोगों को, और फिर आप ऐसे नियम बना देते हैं कि आप उस योजना से बाहर नहीं जा सकते हैं। तो उसके नियम ऐसे हों, अगर नया नाम दे रहे हैं आप, दूसरे का काम अपना काम बना रहे हैं, तो आपको नियम भी ऐसे बदलने चाहिए जिससे सहूलियत हो, स्टेट गवर्नमेंट्स को थोड़ा आजादी हो उसमें बजट को इस्तेमाल करने में। नहीं, इतनी पाबंदियां लगा देंगे आप कि आप बजट ही नहीं खर्च कर पाएंगे। तो सुन रहे थे आप, यहां साफ साफ नाम बदलने में माहिर ये सरकार, ये कह रहे हैं अखिलेश यादव। बाकी बातें यहां एलोबरेट कर रहे थे। वहीं कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने ट्वीट किया है, और इस ट्वीट में उन्होंने क्या कुछ लिखा है ये बता रहा हूं। ट्वीट में लिख रहे हैं कि समूचा विपक्ष इस बात की मांग कर रहा है कि नीचे दिए गए 3 दूरगामी प्रभाव वाले विधेयकों को संबंधित स्थायी समिति के पास भेजा जाए।
हमें उम्मीद है कि संसदीय परंपराओं और प्रथाओं के अनुरूप सरकार इस मांग को स्वीकार करेगी। इन विधेयकों के लिए गहन अध्ययन और व्यापक परामर्श आवश्यक है। ये 3 विधेयक कौन कौन से हैं जिसके लिए कहा गया है कि इसको सीधे स्थायी समिति को भेजा जाए? ये 3 विधेयक देखिए, उच्च शिक्षा आयोग विधेयक, परमाणु ऊर्जा विधेयक और जी राम जी विधेयक। इन तीनों विधेयकों को ये जो बिल लेकर आ रही है नरेंद्र मोदी की सरकार, जिसे पास यहां कहा जा रहा है कि यूजीसी को खत्म करने का भी यहां प्लान है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है उसको भी, उच्च शिक्षा आयोग इसको भी खत्म करने का, फिर हायर एजुकेशन की बात, फिर परमाणु ऊर्जा विधेयक, फिर जी राम जी जो मनरेगा की जगह लेगा। और इसलिए इन तीनों को यहां कह रहे हैं जयराम रमेश की इन तीनों को हमारी डिमांड है, विपक्ष की पूरी डिमांड है कि आप इसको स्थायी समिति को भेजिए, संसद की स्थायी समिति को, पीएससी को। और अब बीजेपी विपक्ष की इस मांग को सुनती है या नहीं सुनती है यह तो कहा नहीं जा सकता है। अब तो संसद सत्र 19 तारीख तक ही है, यानी 4 दिन और बचे हैं, और ये 4 दिन भी संसद चलेगी या बीजेपी उसे बाधित करती रहेगी, यह देखना होगा। इस बीच महाराष्ट्र में नगरीय निकाय चुनाव की तारीखें आ गई हैं। बीएमसी, बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और तमाम ये तारीखें आ गई हैं। देखिए, राज्य चुनाव आयोग ने बताया है कि अगले साल यानी 1 महीने बाद 15 जनवरी 2026 को वोटिंग होगी महाराष्ट्र में नगरीय निकाय चुनाव की, और 16 जनवरी 2026 को वोटों की गिनती होगी। वोट चोरी के खुलासे और महायुति में दरारों के बीच ये चुनाव खासे दिलचस्प बन गए हैं। और यहां पर 2 बातें हो सकती हैं, या तो वोट चोरी अगर नहीं किए तो रिजल्ट कुछ और आएगा, और रिजल्ट अगर कुछ और आते हैं तो फिर विधानसभा के जो रिजल्ट हैं उसके लिए एक आईना सामने होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चुनाव है, बृहन मुंबई के साथ साथ पूरे नगरीय चुनाव वहां के महाराष्ट्र के, उस पर सबकी निगाहें टिकी रहेंगी। और यह दिलचस्प है क्योंकि वहां पर समीकरण भी बनते बिगड़ते नजर आ रहे हैं महाराष्ट्र में। इस बृहन मुंबई से लेकर तमाम नगरीय निकाय के चुनाव की बात कर रहा हूं। दूसरी तरफ प्रशांत किशोर की प्रियंका गांधी से मुलाकात की खबरों ने नई सियासी संभावनाओं को यहां ताकत दे दी है, बल दे दिया है। और इन सब के बीच आखिर क्या कारण था कि आज संसद में, जैसे ही संसद की शुरुआत होती है, सदन में, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, दोनों सदनों में जो नेता सदन, हालांकि लोकसभा के नेता सदन तो सीधे प्रधानमंत्री, लेकिन संसदीय कार्य मंत्री लोकसभा में और उधर नेता सदन राज्यसभा में जेपी नड्डा दोनों खड़े हो गए और राहुल गांधी सोनिया गांधी से माफी की मांग करने लगे। आइए जरा पहले सुनाता हूं आपको लोकसभा में क्या हुआ, फिर राज्यसभा सुनेंगे, उसके बाद हमारे तमाम साथी, पैनलिस्ट साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पहले उनसे परिचय करवा देता हूं। चलिए पहले ले आइए हमारे तमाम साथियों के स्क्रीन पे, उसके बाद फिर हम चलेंगे राज्यसभा और लोकसभा में क्या हुआ उसको देखेंगे। देखिए, इस वक्त 3 वरिष्ठ साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ शकील अख्तर जी जुड़े हुए हैं, सीधे लोकसभा राज्यसभा कवर करते हुए इधर पहुंचे हैं, और अमलेंदु उपाध्याय जी और प्रशांत टंडन जी, आप तीनों का स्वागत है, इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका, जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। चलते हैं पहले लोकसभा, देखिए सुनिए क्या कुछ हुआ सुबह सुबह। सदन का सदस्य है अलग अलग पार्टी से, हम लोग एक दूसरे का विरोधी है, हम दुश्मन नहीं है। आप बात को सुनो, गंभीरता से सुनो बात को। हम लोग एक दूसरे के दुश्मन नहीं है, हम एक दूसरे के विरोधी हैं। 2014 में बीजेपी का एक एमपी ने एक गलत शब्द प्रयोग किया था विरोधियों के ऊपर। प्रधानमंत्री मोदी जी ने तुरंत अपना एमपी को माफी मांगने के लिए कहा और उन्होंने माफी मांगी, क्योंकि हम इस सदन में लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि के हिसाब से काम करते हैं। कल कांग्रेस के रैली में प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्र खोदने के लिए बात कहा गया है। ये इस देश के लिए बहुत दुखद समय है कि कांग्रेस पार्टी ऐसा शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, और सारे कांग्रेस पार्टी पूरे का पूरे नेतृत्व उस रैली में मौजूद थे, और प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्र खोदने के लिए इन्होंने नारा लगाया। इस देश के लिए इससे शर्मनाक, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कोई चीज
तो यहां पे होता यह है कि माफी मांगने की बात होती है, सदन की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित हो जाती है। इसके बाद राज्यसभा चलिए, राज्यसभा में जेपी नड्डा साहब भी यही एजेंडा लेकर आए थे, सोच के आए थे आज दोनों सदनों के नेता, संसदीय कार्य मंत्री और जेपी नड्डा दोनों, कि आज सभा नहीं चलने देंगे, हम सदन नहीं चलने देंगे। अगर सदन चलाएंगे तो बात होगी प्रदूषण की, और नरेंद्र मोदी नहीं है, घिर जाएंगे हम। जरा सुनते हैं क्या बातें हुई वहां, क्या कह रहे हैं। और यहां भी फाइनली, क्योंकि आधिकारिक तौर पर आप जो बात यहां हुई ही नहीं, जो बात मंच से हुई ही नहीं, महारैली जो हुई कल कांग्रेस पार्टी की, उस महारैली में अगर कोई उस मंच से नरेंद्र मोदी को गाली देता, नरेंद्र मोदी के लिए कब्र खोदने की बात करता, तो बात कुछ और होती। लेकिन वो भी चर्चा संसद में आप नहीं करवा सकते हैं। संसद में संसदीय प्रणाली का पालन करना होता है। लेकिन आप जो मंच से बात नहीं हुई, वो जो बोल रहा है वो कांग्रेस का है भी या नहीं है, प्रियंका गांधी खुद कह रही हैं, हम लोगों ने पता लगाया। हो सकता है वो बीजेपी का ही हो सकता है आरएसएस का बंदा हो, जाकर वो गाली दे रहा हो। ऐसे भी लोगों को वहां पर भेजा जाता है कुछ ऐसी चीजें करने के लिए, और ये सब प्रमाण पिछले दिनों हैं। इसलिए मैं ये बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। सुनिए जरा क्या है सदन में। सर, बहुत ही दुख के साथ और उद्वेलित मन से मैं एक विषय को सदन के सामने लाना चाहता हूं कि कल जो कांग्रेस पार्टी की रैली हुई, उसमें नारे लगे, मोदी तेरी मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। ये इस तरीके के नारे की बात रिकॉर्ड की जा रही है, प्लीज। ये तरीके के नारे कांग्रेस पार्टी के सोच और मानसिकता को दर्शाता है। ये नामदारों के झंझलाहट को स्पष्ट इंगित करता है, और साथ में इस तरीके की बात कहना एक प्रधानमंत्री जी के खिलाफ और मृत्यु की कामना करना, यह अपने आप में बहुत ही निंदनीय है। इसके लिए हमारे नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी के नेता यहां बैठी हैं, आदरणीय सोनिया गांधी जी, इनको देश से माफी मांगनी चाहिए और देश से माफी मांगनी चाहिए। और ये नामदारों की झंझलाहट है, इसको समझना चाहिए। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि राजनीति का स्तर कांग्रेस पार्टी ने इतना गिरा दिया है जो कल्पना के बाहर है। तो यहां पर कह रहे हैं आधिकारिक तौर पे जो जा रहा है, ये ऑलरेडी रिकॉर्ड में है अब, कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। अब भाई बाहर किसी ने बोला, आप सदन के अंदर, वहां रिकॉर्ड में क्यों ले आए इसको? रिकॉर्ड में बीजेपी के राज्यसभा में नेता सदन इसको रिकॉर्ड में ले आए। हमारे साथ शकील जी जुड़े हुए हैं, पंकज चतुर्वेदी जी जुड़े हुए हैं, सुनील शुक्ला जी जुड़े हुए हैं, प्रशांत जी जुड़े हुए हैं और अमलेंदु जी जुड़े हुए हैं। आप सबका एक बार फिर स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। शकील जी, यहीं से शुरुआत करते हैं। कब्र कौन किसकी खोदेगा, ये तो कोई खोद नहीं सकता, सिंपल सी बात है। सियासत है तो जनता ही कब्र खोदती है, जनता ही आपको ऊपर तक बैठाती है। कब्र खोदने का मतलब सिंपल सा है कि आपको कुर्सी से बाहर उतारना। यहां कोई किसी के मारने के लिए और ये देश कानून से चलता है, किसी के पिस्तौल और रिवॉल्वर या किसी के मुक्के से नहीं चलता है। देश कानून से चलता है। और अगर कोई नारा लगा रहा है तो यह गलत है, लेकिन जनता अगर यह नारा लगा रही है तो इसी देश में जनता पुतले भी फूंकती है। स्वतंत्रता है, आजादी है, आपको विरोध की आजादी आपके पास हमारे संविधान ने दिया है, बोलने की आजादी संविधान से हमको मिलती है, सब कुछ अपने पास है। उसके बाद अगर ये जिसने भी बोला मंच से नहीं बोला,
उसके बाद भी आपको याद होगा बिहार में ऐसे ही नरेंद्र मोदी की मां को लेकर किसी ने मंच पे आके बाद में गाली दी थी। पता चला कि वो बीजेपी कांग्रेस पार्टी का या आरजेडी का कार्यकर्ता था ही नहीं। और अब इस चीज को मुद्दा बनाना, जरा चूंकि आप थे सदन में उस समय मौजूद थे, जरा आपसे समझना चाहता हूं कि कितना बड़ा यह मुद्दा है, संसदीय प्रणाली यहां पर और क्या कुछ कहती है और इससे कितना फायदा होगा बीजेपी को। फायदे के लिए तो किए होंगे, कितना फायदा होगा? राजीव जी, कांग्रेस के 2 नेताओं को तो इसी तरह का माहौल बना के गोली मार दी गई, मतलब खत्म कर दिया गया। गोली नहीं मारी गई, एक को गोलियों से छलनी किया गया इंदिरा गांधी को, दूसरे को बम के धमाकों से उड़ाया गया राजीव गांधी को, और उससे पहले महात्मा गांधी को सरदार पटेल की अभी मौके पे सारे लोग श्रद्धांजलि दे रहे थे, कुछ और याद कर रहे थे उनको। सरदार पटेल का जो बर्थडे था अभी, तो सरदार पटेल ने तो कहा था कि जो माहौल बनाया है आरएसएस ने, उसकी परिणति गांधी की हत्या से हुई है। सारा माहौल यही लोग बनाते हैं और यही लोग आरोप लगाते हैं, जो ये खुद करते हैं। आपको याद होगा केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने क्या कहा था राहुल गांधी के लिए, आतंकवादी है। और एक एबीवीपी के नेता ने टीवी पे, चैनल पे, कि सीने में गोली मार देंगे राहुल गांधी के, चैनल के ऊपर जी सभा हो रही है, लोग हैं, किसने कहा, क्या कहा, उसको इतना बड़ा मुद्दा बना दिया इन्होंने। जबकि इनके लोगों ने तो गांधी के हर साल जो है 30 जनवरी को उनका पुतला बना के, प्रतिमा बना के उस पर गोलियां चलाते हैं ये लोग। तो किसके लिए क्या नहीं कहा इन्होंने। तो ये जो है एकदम नॉन इशू है। सरकार, प्रियंका गांधी ने सही कहा कि चाहती नहीं है कि सदन चले, तो इसलिए वो इस तरह की चीजों को लेके आ रही है। इससे पहले सत्ता पक्ष जो है इस तरह की बातें जो है कभी नहीं करता था। ये जो प्रदूषण की बात कर रही थी प्रियंका जी, उनका खुद का ही नोटिस है, ये प्रियंका ने खुद ने नोटिस दिया है। और अब आपको एक मजेदार बात बताएं, कल से खबर आ गई थी कि बहुत ज्यादा हो गया है प्रदूषण, आज सुबह से व्हाट्सएप मैसेज पहुंच गए और बताया जा रहा है कि ये प्रदूषण नहीं है, ये पोल्यूशन नहीं है, ये कोहरा है। ये 1951 में भी ऐसा ही था, लिखा हुआ है 1951 में भी ऐसा ही था और 1971 में भी ऐसा ही था। मतलब नेहरू जी के टाइम में भी ऐसा ही था और इंदिरा जी के टाइम में भी ऐसा ही था। गजब हो गया। आप क्या बात करोगे। आप जिस बात को कह रहे थे लोग मजाक में कि इस प्रदूषण का दोष नेहरू जी पे रख दो, वो रख दिया इन्होंने। 1951 में भी ऐसा ही था, रख दिया गया वो। आप चाहेंगे तो वो आपको हम पहुंचा देंगे व्हाट्सएप मैसेज जो है। तो अब ये जो आप नाम बदलने की बात कर रहे थे, पहले पूज्य बापू बताया गया था, लेकिन फिर वो भी हटा दिया। देखिए, नाम बदलने का अखिलेश ने सही कहा। इन्होंने आते ही सबसे पहले विकलांग को दिव्यांग किया था। क्या फायदा दिया? कुछ नहीं। योजना आयोग का नाम बदल दिया। अपने घर तक का प्रधानमंत्री ने नाम बदल दिया, प्रधानमंत्री आवास का, 7 रेसकोर्स रोड से। मतलब यह है कि नाम नयन सुख रख के आंखों का इलाज करना चाहते हैं। तो ये जो है सही कहा उन्होंने, अखिलेश ने, कि 200 दिन कर देते इसको। हमने पहले भी कहा था कि शहरी मजदूरों के लिए, शहरी बेरोजगारों के लिए लागू कर देते इसको, लेकिन उन्हें नाम बदलने में इंटरेस्ट था और वो उन्होंने कर दिया। तो आज जो है, जब संसद शुरू हुई 11 बजे, दोनों जगह उन्होंने ये मामला उठाया और दोनों जगह सदन नहीं चलने दिए। लेकिन उसके बाद राज्यसभा में शुरू हुई, उसके ऊपर जो चर्चा थी चुनाव सुधार के ऊपर, और वहाँ दिग्विजय सिंह ने आरएसएस पे बहुत तगड़े प्रहार किए। कल रामलीला मैदान में राहुल गांधी ने मोहन भागवत पे प्रहार किए थे, और आज दिग्विजय सिंह ने सीधा कहा कि ये आरएसएस जो है एनजीओ बताते हैं प्रधानमंत्री मोदी लाल किले से, तो ये बता दें कि वो रजिस्टर्ड है कि नहीं है। और जो पैसा आता है, ये कहते हैं गुरु दक्षिणा के नाम से आता है, तो ये पैसा किस खाते में जाता है? जो अपंजीकृत संस्था है उसका कैसा खाता बना हुआ है, कहाँ है खाता? फिर उन्होंने कहा कि अब तो यही बात हो गई
कि जो मोदी जी और अमित शाह कहे वही सही, खाता न बही, जो मोदी जी और अमित शाह कहे वही सही। अमित शाह पे आज उन्होंने बहुत तगड़े प्रहार किए। उन्होंने कहा कि ये आरएसएस के नहीं हैं। ये कहते हैं कि मैं आरएसएस का हूं। दिग्विजय ने कहा कि मैंने आरएसएस के लोगों से बात की है और उन्होंने बताया कि आरएसएस के नहीं हैं। उन्होंने कहा इसका एक सबूत ये हो सकता है कि वो यहाँ सदन में आए और जो उनकी प्रार्थना है वो सुना दे। मैं दावा करता हूं कि प्रार्थना नहीं सुना सकते। भारी हंगामा हुआ। उन्होंने एक कहानी, दिग्विजय ने कहा एक राक्षस था जिसके प्राण एक तोते में थे, इसलिए उसका कोई नुकसान ही नहीं होता था राक्षस का। तो ये बीजेपी के प्राण ईवीएम में हैं। ईवीएम खत्म कर दो, बीजेपी खत्म हो जाएगी। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान, शमशान, कब्रिस्तान, इसके अलावा मोदी जी कोई भाषण नहीं कर सकते और चुनाव आयोग उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करता है। पुलवामा के नाम तक पे वोट मांग लिए। तो ऐसा नहीं है कि सरकार चाहे, सत्ता पक्ष चाहे तो विपक्ष को खामोश कर दे। जब विपक्ष बोलना शुरू करता है, विपक्ष का मुद्दे होते हैं, तो सत्ता पक्ष कुछ नहीं कर पाता। उन्होंने अपना पूरा भाषण दिया दिग्विजय सिंह ने। मुझे ये बताइए शकील जी ये बताइए, थोड़ा मैं दूसरे सवाल पे आ रहा हूं। सवाल ये है कि क्या संसद जो है वो अगले 4 दिन चलेगी? सरकार को अभी बिल पास कराना है तो वो 2 दिन तो 3 दिन तो चलेगी कम से कम। ये जो 3 बिल का नाम ले रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं जयराम रमेश, जिसमें एक जी राम जी बिल है। ये जी राम जी, इस नाम को लेकर क्या कह रहे हैं विपक्ष के नेता, क्या कह रहे हैं, विपक्षी लोग क्या कह रहे हैं? भारी विरोध कर रहे हैं इसका। वो कह रहे हैं नाम बदलने का क्या मतलब है? आप गांधी जी का नाम बदल रहे हैं, गांधी जी का नाम खत्म कर रहे हैं आप। उसका भारी विरोध किया जाएगा। दोनों सदनों में इसका विरोध किया जाएगा। आज भी सरकार ने एक बिल पास कराया, अनुदान मांगों का था, तो सरकार कोशिश करेगी कि ये बिल पास हो जाए। नहीं हो जाएगा तो उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें। मनरेगा का बिल अगर पेंडिंग पड़ा रहेगा तो सरकार के लिए अच्छा है। मनरेगा का काम वो बंद कर देगी और कहेगी कि विपक्ष नहीं करने दे रहा है वो। तो ये जो है संसद अभी 2 दिन 3 दिन तो चलेगी, सैटरडे फ्राइडे तक है ये तो, लेकिन उससे पहले भी वो अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो सकती है। साई एंड डाई जो है वो हो सकती है, वो उसका वो कुछ नहीं है। सरकार ने कुछ बिल पास करा लिए हैं, कुछ बिल उसके और हैं और वो हंगामों के बीच में पास हो रहे हैं सारे के सारे बिल। लेकिन जो विपक्ष की मांग है कि जब तक आप प्रदूषण के ऊपर बहस नहीं कराएंगे तब तक इस सत्र का कोई मतलब नहीं है। प्रदूषण सबसे बड़ा मुद्दा है। और आज आपको मालूम पड़ा होगा कि सिंगापुर गवर्नमेंट ने और कुछ और जगह से आज वार्निंग इशू करी गई है अपने लोगों के लिए, दिल्ली के प्रदूषण को लेके। आज एडवाइजरी आई है सिंगापुर की, तो हमारे पास आई है, तो सिंगापुर की हमें मालूम है। कुछ लोग बता रहे थे 1-2 और गवर्नमेंट की आई है, वो देखना पड़ेगा कहाँ की आई है। लेकिन उन्होंने एडवाइजरी की है कि दिल्ली में, हिंदुस्तान की राजधानी में प्रदूषण बहुत बड़ा है। इसी के जवाब में वो बताया जा रहा था हमें, जो हमने आपको बताया कि आज पार्लियामेंट में बताया जा रहा था कि क्या बात करते हैं साहब, ये तो कोहरा है, प्रदूषण नहीं है। और ये हमेशा से ऐसे ही था। और 2 सन बताए उन्होंने, 1951 में ऐसे ही था और 1971 में भी ऐसे ही था। नेहरू जी का सारा ये दोष है। तो आज संसद में इस बात पे जो हंगामा हुआ उसका कोई मतलब नहीं था, क्योंकि इससे पहले वो लोग कांग्रेस के ऊपर, राहुल पे, सोनिया पे, सबके ऊपर एक से एक आरोप लगा चुके हैं। मंत्री तक लगा चुके हैं। प्रधानमंत्री खुद जाने क्या क्या बोल चुके हैं। प्रधानमंत्री के बोलने की अगर बताया जाए तो ये तो एक भीड़ में किसने कहा, क्या कहा, और ये टीवी वाले जो पहुंचते हैं या कोई मोबाइल लेके ही पहुंच जाता है, तो ये लोग लोगों से इस तरह के सवाल पूछते हैं, लोग बोलते हैं, लोगों के मुंह में जो है माइक घुसा देते हैं ये लोग। तो इसका कोई मतलब नहीं है कि किसने क्या कहा, किसने क्या नहीं कहा। कोई नेता नहीं है। और प्रियंका ने जैसे कहा कि मंच से ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया। जी बिल्कुल जी, बिल्कुल। इस महारैली, जो कल महारैली हुई, उस महारैली से क्या बीजेपी परेशान हो गई है? क्योंकि अभी तक पिछले दिनों जितनी भी रैलियां हुई हैं वो विपक्ष की संयुक्त रैलियां हुई थी, लगभग संयुक्त रैलियां थी। लेकिन कल कांग्रेस ने अपनी ताकत दिखाई। और क्या उससे परेशान है बीजेपी? क्योंकि कल ही बीजेपी ने अपने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की घोषणा कर दी। नितिन नवीन साहब आ गए आज दिल्ली, दिन भर चर्चा उसकी चलती रही। बिहार में बिहार के नए प्रदेश अध्यक्ष भी बना दिया गया।
संजय सरावगी को। लेकिन ये खबरें क्या ये सब हेडलाइंस मैनेजमेंट के लिए, हेडलाइन मैनेज करने के लिए थी खबरें, ये सारी नियुक्तियां, या यहाँ पर परेशानी ये थी कि नरेंद्र मोदी के लिए वहाँ नारे लगे, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, ये जो नारे थे इसलिए परेशानी थी, या परेशानी कुछ और है? और इन सब के बीच ये जो विधेयक आ रहे हैं, जो बिल आ रहे हैं, और उसमें भी मनरेगा को बदलकर मनरेगा की जगह जी राम जी बिल लाने का क्या मकसद है, ये सब समझने की कोशिश करते हैं। बहुत कुछ है, और इसके साथ साथ महाराष्ट्र के चुनाव का जिक्र कर चुका हूं। ये जो जी राम जी है, देखिए, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, प्रशांत टंडन जी, कुछ समझ में आ रहा है ये योजना का नाम आपको हिंदी अंग्रेजी मिला के, या ये सिर्फ जी राम जी करना है इसलिए? विकसित भारत वीवी और फिर जी राम जी, और क्या प्लान्ड वे में लिखा गया है कि आपको समझ में आ जाए? राम नैया पार लगाएंगे 2024 में तो नहीं लगा पाए, नहीं लगाए। देखिए, इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो महात्मा गांधी का नाम हटाना था इस योजना से, और उसमें ये सब जो एक्रोनिम जो है वो गूगल में आप टाइप करें तो गूगल खुद बना के देता है एक्रोनिम। कई सारे एक्रोनिम जनरेटर्स होते हैं, और ये सब काम लोग कंपनियों के नाम, वेबसाइट के नाम जब बनाते हैं तो इस तरीके की खोज कर लेते हैं। कोई ये 15 सेकंड का काम है, लेकिन मुख्य काम जो था वो ये था कि महात्मा गांधी का नाम हटाना है। नियत ये है असली। और दूसरी नियत क्या है, ये कैसे, क्यों लोकसभा राज्यसभा में किरण रिजिजू और नड्डा जी तय करके आए थे कि आज हाउस नहीं चलने देना है? परेशानी क्या थी? असली परेशानी इसी रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम की है। टीडीपी ने इसका विरोध कर दिया है, और टीडीपी के विरोध की वजह से इसको अभी टालना चाहते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी विदेश में है। जब तक टीडीपी से इनकी बातचीत ना हो जाए तब तक उसको टालना चाहते हैं। और दूसरी एक जो कारीगरी की गई है, नाम के अलावा जो दूसरी कारीगरी है राजीव जी, जो महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम थी या अभी भी है, वो उसमें 100% जो पैसा है वो केंद्र सरकार का है जी। लागू राज्य सरकार करती है, जिलाधिकारी उसको करता है, और उसमें यह भी है कि अगर जिलाधिकारी ना कर पाए तो उसके खिलाफ भी मुकदमा हो सकता है। ये उसमें केंद्र का पैसा है, वो केंद्र से जाता है पैसा, तब वो मजदूरों को मिलता है जिनके पास कार्ड है। इंप्लीमेंट करने की एजेंसी है वो राज्य सरकार है। यहां खेल दूसरा हुआ है, यहां आप 60-40 कर दिया गया है, यानी रुपए में 60 पैसे केंद्र सरकार के, 40 पैसे राज्य सरकार का। कुछ राज्यों को छोड़ के, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, जम्मू कश्मीर है, उत्तराखंड, हिमाचल, उसको छोड़ के वहां पे 10% किया गया। छोड़ा उनको भी नहीं गया, 10% उनको भी किया गया, लेकिन 40% का खर्चा अब राज्य सरकारों का है। तो राज्य सरकार अपने बजट से, जो ऑलरेडी उनके पास जो है फिफ्थ पे कमीशन, वो कमीशन से जो है, इंटरस्टेट कमीशन से जो पैसा जाता है टैक्स का, वो भी कम हो गया है, लेकिन फाइनेंस कमीशन के फॉर्मूले से, लेकिन 40 पैसा तो वो खर्च करेंगे रुपए में, और फोटो लगेगा नरेंद्र मोदी का। ये कारीगरी असली है कि राज्य सरकारों के पैसे पर आप जो है मोदी जी का प्रचार होगा। मुख्यमंत्री का फोटो नहीं लगेगा उसमें, नीतीश कुमार का फोटो नहीं लगेगा, स्टालिन का फोटो नहीं लगेगा, ममता बनर्जी का फोटो नहीं लगेगा। 40 रुपया उनका खर्चा होगा 100 में। तो असली कारीगरी यहां है कि केंद्र के रिसोर्सेज बचाओ, उन रिसोर्सेज को किस किस तरीके से अपने उद्योगपतियों को चैनलाइज करो, ये असली खेल है। दूसरा कि जो खबरों का मैनेजमेंट हो रहा है, रातों रात
दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बताते हैं, कांग्रेस पार्टी के ऊपर बड़े सारे आरोप लगाते हैं, दूसरी पार्टियों पे आरोप लगाते हैं, परिवारवाद के आरोप लगाते हैं। तो ये कौन साहब है जो नए कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं? उनके पिता भी तो बीजेपी में ही थे। दूसरी बात कि इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी और प्रेस रिलीज से कार्यकारी अध्यक्ष बन रहा है, और उसमें अंदर की खबर दूसरी है। हलचल अंदर बहुत है कि उत्तर प्रदेश में ये क्यों बदली की गई, उत्तर प्रदेश में नया अध्यक्ष क्यों बनाया गया, क्या दिक्कत है कुछ योगी आदित्यनाथ से, क्या उनकी सिफारिश से बना? नहीं, योगी आदित्यनाथ के करीबी लोगों में उनकी गिनती नहीं होती है, सुनील जी बताएंगे। लेकिन हुआ यह है कि कुछ अंदर गड़बड़ चल रही है। नड्डा जी को क्यों स्टंट किया गया? नड्डा जी को स्टंट किया गया, पद में रहते हुए उनके ऊपर एक कार्यकारी अध्यक्ष बैठा दिया गया, सारे काम वो करेगा। तो नड्डा जी को दरकिनार कर दिया गया। क्यों किया गया? क्या इसकी वजह वो है कि प्रियंका गांधी ने पार्लियामेंट में महादेव ऐप का मामला उठा दिया? क्या प्रियंका गांधी ने रैली में भी कल और संसद में भी ये बता दिया कि प्रधानमंत्री कार्यालय तक भ्रष्टाचार पहुंच चुका है? क्या उसकी कुछ मैनेजमेंट हो रहा है? ये उसी का मैनेजमेंट हो रहा है। अंदर खाने बहुत हलचल है बीजेपी के अंदर। और लखनऊ की जहां तक मैं बात करूं, जो डबल इंजन की सरकार है, लखनऊ और दिल्ली के डबल इंजन आमने सामने एक ही पटरी पर आ गए हैं। इस वजह से वहां पे अध्यक्ष बदला, नया दिया गया है। तो बहुत कुछ हो रहा है अंदर, जिसकी व्हाइट वॉशिंग हो रही, जिसका हेडलाइन मैनेजमेंट हो रहा है। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बहुत कुछ अंदर खाने हो रहा है जिसकी भनक शायद आपको हमको ना हो, लेकिन अंदर खाने बहुत कुछ चल रहा है। और उसमें अचानक आनन फानन में कल, इससे पहले अभी पिछले 3 साल से लगातार, सुनील शुक्ला जी आपके पास आना चाहता हूं, फिर पंकज जी आपके पास आता हूं। 3 साल से लगातार बीजेपी अपने अध्यक्ष को खोज रही थी। अचानक कल अध्यक्ष मिल जाता है, कार्यकारी ही सही, अभी बाद में वो पूर्ण अध्यक्ष हो जाएंगे, लेकिन अचानक जेपी नड्डा को हटा दिया जाता है। कुछ तो है, या ये महारैली का कमाल है, कांग्रेस की महारैली का कमाल है? क्या है अंदर खाने? आवाज नहीं आ रही जी। जी आ रही, ठीक है ठीक है। अगर बीजेपी नितिन नवीन के माध्यम से कांग्रेस के इस रैली का जवाब खोज रही है, तो इसका मतलब उसके पास जवाब नहीं है। अगर एक ऐसी रैली जिसमें पूरे देश के लोगों ने भागीदारी की, कांग्रेस ने अपने पॉलिटिकल एजेंडे को बड़े साफगोई के साथ अपने कार्यकर्ताओं के सामने रखा, पूरे देश के सामने रखा, अगर आप उसका जवाब देना चाहते हैं तो नितिन नवीन तो इसका जवाब नहीं दे सकते। हाँ, यह साबित हो गया कि नितिन नवीन साहब मोदी जी और अमित शाह साहब के बहुत ही नज़दीकी लोगों में से, ये बात कही भी जाती रही है। आप याद कीजिए 2010 का जब राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक पटना में हुई थी, और जो पोस्टर लगाए गए थे जिसमें लुधियाना की रैली की मोदी जी के साथ नीतीश कुमार जी की, वो लगाने वाले नितिन नवीन साहब ही थे। उसमें उनका नाम बकाया था, वो पटना के विधायक होते थे। और ये नितिन उसी पोस्टर का परिणाम में हुआ था कि नीतीश कुमार ने अपनी जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को एक भोज दिया था, उसको रद्द कर दिया था। ये नितिन नवीन साहब भी थे उसमें। नितिन नवीन साहब पहली बार चर्चा में कब आए? हाल के दिनों में, जब उन्होंने सदाकत आश्रम पे हमला किया, भारतीय जनता पार्टी ने प्रदर्शन किया, उसका नेतृत्व उन्होंने किया। कोई भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को आम लोगों तक पहुंचाने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही हो, कोई जन आंदोलनों से निकले हुए व्यक्ति हों, किसी वैचारिकी को लेकर के इन्होंने बड़ा लंबा संघर्ष किया हो, भारतीय जनता पार्टी के संगठन में बड़ी भूमिका अदा की हो, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में कभी पदाधिकारी नहीं रहे, राज्य के या जिले की। भारतीय जनता युवा मोर्चा में रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कभी पदाधिकारी नहीं रहे। और
एक आप ये भी समझिए कि नितिन नवीन साहब के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को टारगेट कर रही है। यह संदेश जाएगा बिहार में। अब इसके पीछे इतिहास भी है। 2005 में जब एनडीए की सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बनी, तो भारतीय जनता पार्टी के उस समय के लगभग सभी महत्वपूर्ण नेता मंत्री बनाए गए थे, नितिन नवीन साहब के पिताजी को छोड़ करके। वो मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किए गए। और उस समय से भी ये बातें कही जाती रही है कि सुशील मोदी और इनके पिताजी नवीन किशोर सिन्हा साहब के बीच में संबंध बहुत अच्छे नहीं थे, और सुशील मोदी नीतीश कुमार के नजदीक बहुत रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी नितिन नवीन को आगे करके जो एक दूरी रही है नीतीश कुमार के साथ नितिन किशोर सिन्हा साहब की, उस राजनीति को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है, और उसके माध्यम से नितिन नवीन के माध्यम से वह नीतीश कुमार को टारगेट करने का प्रयास कर रही है। ये बिहार की राजनीति है। लेकिन कांग्रेस की इतनी बड़ी रैली को नितिन नवीन साहब के माध्यम से साध लेंगे, सब दूर दूर तक उसकी संभावना नहीं नजर आती। भाई नितिन नवीन अगर एक बड़ा चेहरा हो, बहुत चमकदार चेहरा हो, संगठन के लिए बहुत अच्छी तरह से जाने जाते रहे हों, भारतीय जनता पार्टी की गतिविधियों में हमेशा से दिखाई पड़ते रहे हों, ऐसा तो कभी नहीं रहा। अगर आप बिहार चुनाव में आप भी गए थे, मैं भी गया था, अगर आपकी जानकारी में होगी किसी भी जिले में यह मांग आई हो कि साहब नितिन नवीन साहब का प्रचार यहाँ जरूर करवाई, नहीं तो वोट नहीं मिलेगा, मेरी जानकारी में तो नहीं है। किसी और की जानकारी में हो तो मैं नहीं कर सकता। पटना के ये विधायक हैं, और अगर बगल में दानापुर में कोई अगर ये मांग कर रहा हो कि नहीं साहब इनकी बरेली करा दीजिए, इनका रोड शो करा दीजिए, मेरी जानकारी में नहीं। नीतीश कुमार सरकार के एक मंत्री के रूप में भी कोई बहुत बड़ी इनकी पैठ हो, या बहुत परफॉर्मेंस नेता के रूप में इनकी पहचान रही हो, मैं बिहार प्रवास के दौरान मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं। दूसरी तरफ कांग्रेस ने अपनी राजनीति को बड़ी मजबूती के साथ लोगों के बीच में रखा। नितिन नवीन के सामने की तैनाती देकर जहां भारतीय जनता पार्टी यह संदेश देने की कोशिश की है कि वही व्यक्ति आगे आएगा जो सम्मानित मोदी जी और शाह साहब का विश्वसनीय होगा, भले उसका कोई जनाधार हो या ना हो। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस अपने मुद्दों को लेकर के लोगों के बीच में जाने का प्रयास कर रही है, अपने राज्य के संगठन को सक्रिय करके उन सभी मुद्दों को, चाहे वो एसआईआर का विषय हो, चाहे लोगों को मताधिकार से वंचित करने का मुद्दा हो, चाहे संविधान बचाने का सवाल हो, चाहे आरक्षण को बचाने का सवाल हो, चाहे जो लोगों के जीवन से जुड़े हुए मुद्दे हो, महंगाई और भ्रष्टाचार या बेरोजगार, इन मुद्दों को लेकर के वो अपने संगठन के बीच जा रही है, अपने लोगों के बीच में जा रही है। तो विपक्ष के जो सवाल है, विपक्ष के सवालों का जवाब आप नितिन नवीन के तैनाती से नहीं दे सकते। आप इस जो अभी जेपी नड्डा साहब का आपने भाषण सुनवाया, उससे भी आप नहीं दे सकते कि लोगों ने मोदी जी के बारे में क्या कहा, कैसे कहा, क्या कहा। नेताओं के बारे में तो लोग पुतला फूंकते, आपने कहा भी, तो इसका क्या मतलब हुआ? और निश्चित रूप से भाषा का संयम होना चाहिए, मैं इसका समर्थक हूं, और आप आलोचना करें, संयम के साथ करें। किसी को भी किसी की मृत्यु की चाहत व्यक्त करने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। हम सदा शयता के साथ सबके लंबी उम्र की कामना करें। लेकिन सिखाया किसने है? भारतीय जनता पार्टी ने क्या भाषा के संयम को, भाषा के व्याकरण को दुरुस्त रखा? क्या अपने विरोधियों की आलोचना के लिए जिस संयमित मर्यादित भाषा होनी चाहिए, वो भाषा का परिचय दिया बीजेपी ने। अपने देश के नायकों के, अपने राजनीतिक पूर्वजों का जो सम्मान हमको आपको सबको देना चाहिए, जो आपको कृतज्ञ होना चाहिए उनके प्रति, क्या वो कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए भारतीय जनता पार्टी के भी दिखाई पड़ी? जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में, इंदिरा गांधी के बारे में, लाल बहादुर शास्त्री के बारे में, यहाँ किसी भी नेता के बारे में कोई सम्मानजनक बात करते हुए कभी लोग दिखाई पड़े? जवाहरलाल नेहरू की समाधि स्थल पर जाते हुए लोग दिखाई पड़े हैं? क्या संदेश देते हैं आप? किस संस्कार की बात आप कर रहे हैं? आप अपने आलोचकों को, अपने विरोधियों को आप कुछ भी कहने के लिए तैयार हैं, और आपका विरोधी अगर आपके बारे में कुछ भी कह दे तो आप तिलमिला जाएंगे, उसका राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश करेंगे। जो बातें जेपी नड्डा सामने, मैं तो पूरी रैली सुना हूं, लगभग सभी नेताओं की मैंने भाषण सुने। मैं जानना चाहता था कि लोग क्या बात कर रहे हैं। क्या मुझे तो कहीं इस तरह की बात नहीं सुनाई पड़ी, किसी नेता के मुंह से यह बात नहीं सुनाई पड़ी। राहुल गांधी ने कहा कि जब तक ये सत्ता में है, ताकत इनके पास है, तब तक ये ताकतवर बने हुए हैं, बाकी दिखाई नहीं पड़ेंगे।
राहुल गांधी ने कोई इस तरह की बात नहीं की, प्रियंका गांधी ने कोई बात नहीं की। अपने बच्चे की बात करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ दिखाई पड़े, उन्होंने तो और किसी की बात नहीं की। उन्होंने कहा कि हम इस देश के नागरिकों के साथ खड़े हैं, देश की जनता के साथ खड़े हैं। ये गौरव गोगोई ने कोई इस तरह की बात नहीं, किसने कहा? और अगर आम व्यक्ति से अगर किसी ने पूछते पाछते किसी व्यक्ति ने कुछ बात कही हुई, तो फिर आपको सतर्क होना चाहिए कि लोगों के मन में किस तरह की भावनाएं आ रही, आप किस तरह से जनाधार खो रहे हैं, किस तरीके से आप जन समर्थन खो रहे हैं। अगर आपने लोगों के मुद्दों को ध्यान में नहीं रखा, तो इन बातों से तो आपका काम नहीं चलने वाला है जी। आप किसी भी नेता के बारे में आप कुछ भी कह दीजिए। आप क्या कहा अभी राहुल गांधी के बारे में, भारतीय जनता पार्टी ने अपने एक्स पे क्या लगाया? आप विपक्ष के नेता को ये अय्याज कहेंगे? ये भाषा की मर्यादा है? ये आलोचना की मर्यादा है? यह अपने विरोधियों के साथ विरोधियों को आलोचना करने का यह तरीका है? और उसमें भी अगर आप ये बात कर रहे हैं तो आपके पास कोई कंटेंट भी नहीं है, एआई जनरेटेड चीजें आप लगाएंगे, उसके बाद इस शब्दावली में विपक्ष के नेता की आलोचना करेंगे आप, और आप कहेंगे कि नहीं प्रधानमंत्री के बारे में इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए, उनके बारे में किसी के बारे में कोई बात नहीं होनी चाहिए। आप ये कहिए, आप इस तरह का मान्यता स्थापित कीजिए, पूरा देश आपके साथ खड़ा होगा। लेकिन अगर आप केवल अपने प्रधानमंत्री जी की आलोचना होगी, तब आप भारतीय जनता पार्टी के नेता सक्रिय हो जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता, राहुल गांधी के बारे में अनुराग ठाकुर ने क्या कहा लोकसभा में, सबके सामने है। ये जो उस समय के बीएसपी के नेता थे, उनके बारे में क्या कहा गया लोकसभा के भीतर, भारतीय जनता पार्टी ने कभी इस पर खेद व्यक्त किया? आप इस बातों को कहने का ताकत तभी बटोर सकते हैं जब आपने खुद इस तरह के आचरण प्रस्तुत किए। तो अब विपक्ष के जो सवाल हैं, उन सवालों का जवाब आपको देना पड़ेगा, आप उसको विषयांतर नहीं कर सकते। लोगों के सवाल हैं कि आपने निर्वाचन आयोग को नियंत्रित कर रखा, लोगों के सवाल हैं कि संवैधानिक संस्थाओं को आप आजादी के साथ काम करते हुए नहीं देना चाहते। लोगों के आरोप यह हैं कि आप चुनाव को पारदर्शी और ईमानदारी के साथ नहीं होने देना चाहते। लोगों के आरोप है कि राजनीतिक दलों को समान अवसर देने के लिए तैयार नहीं है, राजनीतिक दलों को चंदा न मिले इसके लिए आप कोशिश कर रहे हैं, उनके जितने आर्थिक स्रोत हैं उनको खत्म कर दिया जाए। आपको इन बातों का जवाब देना पड़ेगा कि जो लोकतांत्रिक मर्यादाएं हैं, उन मर्यादाओं को के हनन के जो आरोप आपके ऊपर लग रहे हैं, वो आरोप कितने गलत हैं और कितने सही हैं। इस तरह की बातें करके पॉलिटिकल नैरेटिव बनाने के लिए अगर आप कोशिश करेंगे, तो 12 साल सत्ता में रहने के बाद इस तरह का पॉलिटिकल नैरेटिव आप नहीं बना सकते। आज लोगों के मन में सरकार के कामकाज के तौर तरीकों को लेकर के सवाल है। मुद्दा यह है कि सरकार काम कैसे कर रही है, मुद्दा यह नहीं है कि प्रधानमंत्री जी को किसने क्या कह दिया, मुद्दा यह नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की आलोचना में क्या बातें कही जा रही। आज केवल है कि पूरी की पूरी सरकार कटघरे में, और वो जो कटघरे में खड़े कर रहे हैं लोग, उनका जवाब आपको देना पड़ेगा। आप कार्यकारी अध्यक्ष बना दीजिए, कोई अध्यक्ष बना दीजिए, इससे नहीं काम चलने वाला। हाँ, जो बात कही प्रशांत जी ने, निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में आपने पार्टी का अध्यक्ष बदला, ठीक है, पार्टी का अध्यक्ष बदलने का आपका एक नियम है, आपने बदल दिया। संदेश का गया संदेश, तो आप ये खड़ा करना चाहते हैं ना कि जो आपका मुख्यमंत्री है उसको आप पसंद नहीं करते, आप उनके पसंद के व्यक्ति को आप पार्टी का अध्यक्ष नहीं बनाना चाहते। पंकज चौधरी साहब और योगी आदित्यनाथ जी के संबंधों को कौन नहीं जानता? कब पंकज चौधरी और योगी आदित्यनाथ जी के बीच संबंध कभी अच्छे नहीं रहे। मैं जब योगी आदित्यनाथ जी इस्तीफा दे दिए थे 2017 में, उसके बाद जब चुनाव हुआ था गोरखपुर का, मैं उस चुनाव को कवर करने के लिए गया था। मैंने तो पंकज चौधरी को प्रचार करते हुए नहीं देखा। मैंने पंकज चौधरी साहब को कभी नहीं देखा कि भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनकी कभी इतनी डिमांड रही हो। 7 बार के सांसद है, ऐसा तो है नहीं कि आप पहली बार कोई पद आपको मिला हो। 7 बार का सांसद भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश की राजनीति को कितना प्रभाव डाला, कितना असर डाला जी। क्या इस बिना पर, क्या इस केवल और केवल इसके कि योगी आदित्यनाथ जी इनको पसंद नहीं करते, आपने पार्टी का अध्यक्ष बना दिया? कौन मैंने पंकज चौधरी साहब की भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक सक्रियता में कितना बड़ा योगदान है? भारतीय जनता पार्टी के जनाधार को बढ़ाने के लिए पंकज चौधरी साहब ने कितना, आपने केवल यही संदेश दिया ना कि अगर कोई मुख्यमंत्री ऐसा है जो भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के का विश्वास पात्र नहीं है, उस लाइन लेंथ पे काम नहीं करता, तो उसके राह में रोल लटकाएंगे।
जी सर। उसके सामने चुनौतियां खड़े करेंगे। ये तो संदेश आप दे रहे हैं, और इन संदेशों के साथ आप विपक्ष के जो मुद्दे हैं उनको कमजोर कर लेंगे, वो मुद्दे और गंभीर होंगे बिल्कुल कि आप अपने लोगों को और विपक्ष के लोगों को आप आजादी से काम करने देने के लिए तैयार नहीं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, आता हूं दोबारा आपके पास जरा जल्दी से। पंकज जी, आपके पास आना चाहता हूं। और आज जो संसद में हुआ पंकज जी, आज संसद में ये जो मुद्दे उठाए गए, जिसमें नरेंद्र मोदी को चूंकि इस सभा में महारैली में किसी ने ऐसा कहा कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, इसलिए सोनिया गांधी, राहुल गांधी माफ़ी मांगे, मल्लिकार्जुन खड़गे माफ़ी मांगे, इसके क्या मायने निकाले जाए? पहली बात, यहाँ से बीजेपी क्या करना चाहती है? बीजेपी किस राजनीति को, किस सियासत को, ज़रा इसको और भी डीपली समझने की ज़रूरत है, आपके ज़रिए समझना चाहता हूँ। और दूसरी बात, दूसरी तरफ चाहे राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी ने जो इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, प्रशांत किशोर पे भी आएंगे, उस पर भी चर्चा मैं चाहता हूं कि सेकंड राउंड में करें हम लोग। लेकिन प्रियंका गांधी ने साफ साफ कहा है कि प्रदूषण पर बात क्यों नहीं हो रही है। तीसरी बात, यहाँ ये जो जी राम जी है, ये तीन मुद्दे आपके सामने रख रहा हूं। जी राम जी है, ये जी राम जी से क्या फायदा होगा बीजेपी को? 3 सवाल आपके पास। देखिए, यदि इस पूरे पवाड़े का असल उद्देश्य क्या है, कार्यकारी अध्यक्ष बना देना, उधम करना, मोदी जी के लेकर स्यापा करना, इसका जवाब आपको आज के सभी समाचार पत्रों को देखने पे देख सकता है। दिल्ली के ऑलमोस्ट जितने अखबार हैं, उसमें किसी भी अखबार के पहले पन्ने पर उस रैली की खबर नहीं है जिसमें 5 लाख लोग शामिल हुए थे। जाहिर है कि अचानक कार्यकारी अध्यक्ष घोषित करना, ये सब करना, ये एक हेडलाइन मैनेजमेंट की जो भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी रही है कि वो नेहरू के जन्मदिन पे और कुछ करने लगते, इंदिरा गांधी की शहादत के दिवस पर और कुछ करने लगते, ये उनका मॉडम ऑपरेंडी है। आपको एक चीज और समझनी होगी कि मोहन भागवत में अंडमान की सभा में जो कहा है वो वास्तव में महात्मा गांधी पर सीधा हमला था, और जो एक धारणा है कि महात्मा गांधी के सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर देश आजाद हुआ, उसके खिलाफ बोला था उन्होंने। मैं याद दिलाना चाहूंगा, उन्होंने बोला कि देश सत्य से नहीं चलता है और वैश्विक मान्यता के लिए केवल शक्ति निर्धारित करती है। यह जो बात उन्होंने क्यों बोली? वैश्विक मान्यता आज किसी पैन वर्ल्ड किसी नेता की है तो महात्मा गांधी की है। शायद ही कोई ऐसा वैश्विक नेता होगा जिसकी इतने सारे देशों में प्रतिमाएं हो, जिसका इतना लिटरेचर हो, इतनी भाषा में ट्रांसलेशन हो। तो वैश्विक मान्यता यदि सत्य के साथ नहीं है तो केवल शक्ति के साथ है। शक्ति के लिए तो मोहन भागवत के पास में, जैसा उनका दावा है कि 5 करोड़ लाठीधारियों की फौज है, मोहन भागवत को वैश्विक स्तर पर कौन पहचानता है? ये एक ऐसा मुद्दा था जो एक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की नीयत को उजागर करता है। अब मैं मेरे दर्शकों से, राजीव जी आपसे और मेरे जो साथी पैनलिस्ट हैं, उन सबसे एक चीज पूछना चाहता हूं। उनकी आंख जब से खुली है, जब से उन्होंने इस मुल्क की सियासत को देखा है, फला फला मुर्दाबाद नारा सुना है कि नहीं? बिल्कुल सुना है। तो मुर्दाबाद का क्या मतलब होता है? मुर्दाबाद का क्या मतलब होता है? क्या है मुर्दाबाद? मुर्दा क्या है? मुर्दा आबाद हो जाए उसका मतलब क्या हुआ? और मैं आपको बताऊं कि मैंने अपने जीवन में सबसे पहला राजनीतिक नारा उज्जैन में जो सुना था, वो उस समय बहुत छोटी उम्र में था मैं, इमरजेंसी के पहले की 2-4 महीने की बात है। पीला झंडा लेके लोग निकलते थे और उसमें वहां के बड़े बड़े नेता होते थे, फूलचंद वर्मा, हरिभाऊ जोशी, मुझे नाम भी याद है। और वो नारे लगाते थे सड़क पे, 4 चवन्नी थाली में, इंदिरा गांधी नाली में। ये आरएसएस और बीजेपी का आरंभिक चरित्र रहा है।
और सबसे बड़ी चीज है, एक नीतिगत मामला है कि सड़कों पर होने वाली चर्चाओं पर बहस संसद में नहीं होती है। जो व्यक्ति सदन का सदस्य नहीं हो उसके बारे में चर्चा नहीं होती है। फिर आपको एक कोई अनजान लोग, एक टीवी चैनल आज नाम भी चला रहा है कि वो जयपुर के लोग हैं, फलाना है, ये है, वो है, मान लिया कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। आज तक क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किसी की मुर्दाबाद के नारे नहीं लगाए? और फिर इंसान एक बड़े दिल का होना चाहिए। आप बताइए, प्राइम मिनिस्टर कितने छोटे दिल के आदमी हैं कि उनके लिए किसी ने कुछ बोला, एक अज्ञात व्यक्ति ने जिसकी कोई पहचान नहीं है, और आपने सदन के घंटों खराब कर दिए। और उस सदन के घंटों खराब कर दिए जिसमें वही लोकसभा अध्यक्ष बैठा है जिसके सामने दानिश अली को रमेश विधूड़ी क्या क्या नहीं बोलता है जी, और उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। अभिषेक मनु सिंघवी की गद्दी सीट पे 50,000 रुपए की गड्डी मिलती है, उस पर आप अभी तक कुछ नहीं कह पा रहे हैं। और आप बात कर रहे हैं एक नारे की। राजनीति छिछोरेपन से नहीं चलती है। यदि कांग्रेस रोज यही उत्पात करने लगे तो ट्विटर पे आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी के वो लोग जिनको नरेंद्र मोदी खुद फॉलो करते हैं, वो क्या क्या अश्लील और अभद्र बातें लिखते हैं। जात को लेकर, समाज को लेकर, देश को लेकर, लिंग को लेकर, सोच को लेकर। यह देश जो है, यदि इन क्षणिक घटनाओं से हम सबसे बड़ी पंचायत को सरकार का पक्ष जाम कर दे तो यह निश्चित ही अनैतिकता की पराकाष्ठा है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ये क्यों नहीं बोला कि मोहन भागवत गलत कह रहे हैं कि जब सत्य की जरूरत होती है तो सत्य से ही शक्ति आती है। अनैतिकता की जो शक्ति होती है उससे समूचे दैत्य समुदाय का नाश हुआ। अनैतिकता की शक्ति के कारण कौरव का नाश हुआ। शक्ति तो रावण के पास भी थी, लेकिन सत्य किसके साथ था? केवल महात्मा गांधी को नीचा दिखाने के लिए मोहन भागवत ये बोलते हैं, और उस पर पर्दा डालने के लिए ये किसी लौए पौए छौए अज्ञात लोगों के किसी भाषण को, जो मुर्दाबादी है, असल में उसका अर्थ यही है, उसका बड़ा कवित्व बना दिया। कब्र खुदेगी से मतलब क्या है? मुर्दा ही है ना। वो मुर्दाबाद के नारे सदन में 2500 बार लगे हैं। उसको आज तक सदन ने भी असंवैधानिक नहीं घोषित किया है। एक ये मसला बहुत इनका साजिश है। ये लोग सदन को खाली करके किसी भी तरीके से अपने मनमाने बिल को पास करना चाहते हैं। आप जो बिल ला रहे हैं वो देश के ऊपर संकट खड़ा करना चाह रहे हैं। आपको बताऊं, इन लोगों ने जो बीज को लेकर बिल बनाया है वो देश की खेती को खत्म कर देगा। प्रदूषण दिल्ली का इतना बड़ा मुद्दा है आज की जो स्थिति है, और आने वाले 2-3 दिन की स्थिति है। जिनकी जेब में भी थोड़ा बहुत पैसा है वो शहर को छोड़ के जा रहे हैं। ये जो स्मॉग है ना, ये आपके दिमाग पे असर कर रहा है। आपके सोचने की क्षमता खत्म हो रही है। आपको एडिक्वेट ऑक्सीजन आपके मस्तिष्क तक नहीं पहुंच रही है। एक इमरजेंसी की स्थिति है, आप उस पर चर्चा करते नहीं है। और हम लोग किस चीज पे चर्चा कर रहे हैं? यानी आप सोचिए कि हम कितने असंवेदनशील है आम लोगों के लिए। आज चीफ जस्टिस ने बोला कि बड़े लोग की हरकतों के कारण गरीब लोग इस प्रदूषण को झेल रहे हैं। और कोई, वो तो शुक्ला जी वो सही कह रहे थे, वो इस मैसेज आने लगे हैं स्मॉग को और कोहरे को लेकर। वो तो ये है कि ये नहीं बोल रहे कि ये रामचंद्र जी का सीधा प्रसाद है, इसको आप जरूर ग्रहण करिए। लेकिन जो व्हाट्सएप ग्रुप के अंकल हैं उन्होंने सुबह निकलना बंद कर दिया है।
वो बगीचे में नहीं निकल रहे। तो हम इस देश को किस दिशा में ले जाना चाह रहे हैं? जहां तक आपको बता कि इन योजनाओं की बात है, नरेंद्र मोदी ने जो जिस तरीके से इन योजनाओं के नाम बदलने की जो कुकर्म शुरू किया है, मैं अभी देख रहा था कि किस किस योजनाओं के इन्होंने अभी तक नाम बदले। मैं लिस्ट बना रहा था। इंदिरा आवास योजना, उसको प्रधानमंत्री आवास योजना, इंदिरा गांधी मातृत्व योजना, प्रधानमंत्री मातृत्व योजना, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, दीनदयाल उपाध्याय विद्युतीकरण योजना, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन को नाम उसको कर दिया अटल मिशन फॉर रिजर्वेशन। यानी एक लिस्ट है मेरे पास में। और आपने सबसे बड़ी चीज है कि पिछली सरकार ने जिन योजनाओं को सशक्त बनाया था, जिससे लोगों को बेनिफिट मिले, आपने उन योजनाओं को यहां पे आके और कमजोर कर दिया। जैसे मनरेगा में 40% कर रहे हैं। अब जो ये जो जी राम जी योजना है, क्या एक आम सरकारी कर्मचारी तो ठीक है, डिप्टी कलेक्टर भी इस योजना के इतने बड़े एब्रिविएशन को याद कर पाएगा? हम क्यों तमाशा कर रहे हैं? केवल प्रचार के लिए, केवल चुनाव प्रचार के लिए। उससे मेरे देश को क्या मिल रहा है? हम लोग जिस तरीके का बिल लेके आ रहे हैं हायर एजुकेशन को लेकर, आपको बताएं वो दुर्गति कर देगा। इन्होंने जो 100% एफडीआई बीमा में लागू कर दी, और इन सब कंपनियों को अभी फसल बीमा सर की योजना पकड़ा देंगे, अंदर 40-50% भ्रष्टाचार है। और जबकि अभी सामने खुल रहा है, नॉर्थ ईस्ट से मालूम पड़ रहा है कि आप चंदा दो, ठेके लो, खुलेआम खेल चल रहा है। तो ऑन रिकॉर्ड है, चंदा दो ठेके लो। आप उन सब चीजों को रोक नहीं पा रहे हैं। आप उन सब चीजों, उन अनैतिकताओं पे आप कॉलर खड़ा करके घूम रहे हैं, और महात्मा गांधी के अस्तित्व पे सवाल खड़ा कर रहे हैं आप लोग। जी राजीव जी, बिल्कुल, बहुत गंभीर चर्चा हम लोग कर रहे हैं, और इसमें जितनी बातें आपने अभी रखी, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत गंभीर बातें यहाँ पे। जरा स्क्रीन पर तमाम हमारे साथियों को ले आइए, और अमलेंदु जी के पास आना चाहता हूँ। अमलेंदु जी, आप कैसे देखते हैं, जो चर्चा होनी चाहिए जिन मुद्दों की, उसकी चर्चा नहीं? अभी कुछ दिन पहले मनरेगा में से महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना को में महात्मा गांधी नाम हटाकर पूज्य बापू की बात चल रही थी। ये अचानक जी राम जी कहां से आ गए, और जी राम जी से क्या बेनिफिट होने जा रहा है? क्या राम जी नैया पार लगाएंगे फिर 2029, या ये जो 5 राज्यों के चुनाव है उसमें? इसके पीछे कुछ तो सोच रही होगी। जरा समझना चाहता हूं, आप अगर कुछ सोच पाए हों, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पता नहीं क्या क्या सोचती है। नरेंद्र मोदी की सोच कुछ और है। निकल लिए हैं ओमान, जॉर्डन, अभी 3 देशों की यात्रा पे गए हैं। देखिए राजीव जी, एक तो जी राम जी के जरिए जो है वो महात्मा गांधी को निपटाने का खेल चल रहा है। लेकिन क्या महात्मा गांधी जो हैं, जिन्होंने अपनी, जब उनकी जान ली गई तो मरते जब जिन्होंने कहा था हे राम, तो क्या जी राम जी हे राम को निपटा पाएंगे? तो ये जी राम जी हे राम को नहीं निपटा सकते राजीव जी। नहीं, न सिर्फ मरते समय, महात्मा गांधी के प्रिय भजनों में से भी देखिए आप, महात्मा गांधी के जो भजन हैं उसमें भी रघुपति राघव राजा राम पतित पावन वैष्णव जन तो तेने कहिए, ये सब बिल्कुल, ये सब ऐसे हैं जिसमें ऑलरेडी महात्मा गांधी के ये प्रिय भजन हैं। और इसलिए आप महात्मा गांधी को चाहे आप राम के या किसी और चादर से लपेटने की कोशिश करें, हटाने की कोशिश करें। निर्मल भारत योजना आप याद कीजिए, स्वच्छ भारत बना दिए, निर्मल भारत योजना। अभी लिस्ट मैं वही देख रहा था, याद कर रहा था कि कितनी, अभी बता रहे थे पंकज जी कि कितने नाम चेंज कर दिए गए। लंबी फहरिस्त है, लंबी। खैर, अपनी बात रखिए प्लीज। जी राजीव जी, तो ये जो नाम बदलने का इनका खेल है, तो ये नाम बदलने का अपना खेल कर रहे हैं, तो इस नाम बदलने से चीजें बदल नहीं जाया करती हैं। एक तरफ तो राजीव जी आपको याद होगा कि यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो थे, ऐसे ताली बजा के संसद के अंदर कह रहे थे कि ये तो मोन्यूमेंटल है कांग्रेस की विफलताओं का, मैं इसको स्मारक बनाकर रखूंगा, इस मनरेगा को गड्ढे में डाल देना। वो स्मारक काहे ये गड्ढा है, गड्ढा है बोल रहे थे, गड्ढा है, गड्ढा है।
तो अब जो मोनूमेंटल था, जो गड्ढा था, अब काहे आप गड्ढा पाट रहे हैं और स्मारक काहे ध्वस्त कर रहे हैं? बना के रखिए ना। लेकिन राजीव जी, चूंकि पहले तो कोशिश जो थी वो थी कि पूज्य बापू नाम जैसे ही किया गया, और पश्चिम बंगाल से इसका जो जबरदस्त प्रतिवाद आया राजीव जी कि ये गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का भी अपमान करने का प्रयास है। चूंकि महात्मा गांधी को ये उपाधि जो थी, महात्मा की उपाधि, वो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी, तो आप महात्मा गांधी का नाम मिटाकर पूज्य बापू आप कर रहे हैं, तो आप महात्मा गांधी का अपमान कर रहे हैं। तो उनका चलो, तो महात्मा गांधी का अपमान नहीं है, महात्मा गांधी मिटाए देते हैं, पूरी योजना ही मिटाए देते हैं, बदल देते हैं। तो ये बदलने पे उसको लग गए हैं। तो इसके जरिए राजीव जी, अभी देखिए इनके पास करने को कुछ है नहीं। करने को होता तो आप नई योजना कोई लेकर आते, एक अच्छी योजना कुछ लेकर आते, इसका बजट आप बढ़ाते। यानी ममता बनर्जी दिल्ली आ रही है प्रधानमंत्री से मिलने के लिए। कर्नाटक के और तेलंगाना के विधायक जो दिल्ली आकर धरना देते हैं कि भाई मनरेगा का आपने पैसा नहीं दिया है, जीएसटी का आप पैसा नहीं दे रहे हैं, और आप जो है बता रहे हैं कि साहब हमने योजना आप नहीं बदल दिया, इसके जरिए बहुत बढ़िया काम किया जाएगा। तो ये क्या करना चाहते हैं? तो यही है, प्रियंका गांधी ने भी यही सवाल पूछा कि भाई आप ये नाम बदलकर क्या साबित करना चाहते हैं? नाम बदलने, अच्छा आपके नाम बदलने से महात्मा गांधी छोटे हो जाएंगे? अगर ऐसा होता तो जाने कब का आप छोटा कर चुके होते, आप तो रोज यही करते हैं। तो ये राजीव जी, एक तरीके से देखा जाए, इनकी कुत्सित मानसिकता जो है भारतीय जनता पार्टी की, वो सामने निकल कर आ रही है इसके जरिए कि ये जो करना चाहते हैं, तो इसके जरिए कुत्सित मानसिकता जो है उसका साफ तौर पर प्रदर्शन किया जा रहा है। इसके अलावा राजीव जी और कुछ नहीं। दूसरा कि योजनाओं को बिगाड़ा जाए, जैसा कि प्रशांत जी ने बताया कि भाई इसमें बजट जो है वो केंद्र सरकार का और राज्य सरकार का दोनों का कर दिया गया। अब जो कमजोर राज्य हैं उनका आप जीएसटी का पैसा नहीं देते हैं, और फिर अब राज्य कहां से उसको लागू करेगा उस योजना को? यानी जीएसटी का सारा पैसा हड़प लेगा केंद्र, और आप राज्य से कहेंगे कि इस योजना में पैसा लगाओ। तो ये राजीव जी, एक तरीके से कहा जाए, जो संघीय ढांचा है उस पर भी प्रहार करने का एक तरीका इन्होंने इसको निकाला है। बाकी पूरा देश मिटाने पे तुले हुए हैं मोदी जी, तो उसकी योजना के तहत इस पे भी लगे हुए हैं कि इसके जरिए भी जो है कुछ योजनाएं जो है मिटाई जाए, देश को मिटाया जाए, उस काम पर लगे हुए हैं। तो सीधा सीधा राजीव जी इसका जो समीकरण यही नजर आता है। लेकिन राजीव जी, आज जिस तरीके से मतलब सत्ता पक्ष के विधायक व सांसद और मंत्री जो हैं वो बेल में आकर राजीव जी ऊधम मचा रहे थे, उत्पात मचा रहे थे। आप देखिए जेपी नड्डा साहब के पीछे से उठकर ये पीले कुर्ते वाले सज्जन कौन साहब है पता नहीं, पूरे दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, ये बेल में आ गए हैं, बीच में आके हल्ला मचा रहे हैं। 70 सालों में पहली बार है कि सत्ता पक्ष के सांसद जो हैं और मंत्री जो है वो बेल में आकर जो है वो ऊधम मचा रहे हैं, फिर ऑथेंटिकेट नहीं कर रहे हैं। वो तो गनीमत है कि राधा कृष्णन साहब बैठे हुए हैं, जगदीप धनखड़ साहब होते तो कहते ऑथेंटिकेट करो पहले से कि किसने कहा कि कब्र खुदेगी नहीं खुदेगी। नहीं, राधा कृष्णन नहीं है वहाँ, हरिवंश जी हैं, हरिवंश जी हैं, हरिवंश जी रहे या चाहे उधर लोकसभा में ओम बिरला रहे, लेकिन इन लोगों ने संसद की कार्रवाई को अगले मतलब हरिवंश जी ने 1 बजे तक और उधर लोकसभा में 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। तो इस पे क्या चर्चा कराएंगे आप? सत्ता पक्ष इस पे चर्चा की मांग कर रहा है, सत्ता पक्ष इस पे माफी की मांग कर रहा है। आसंदी पे अगर कोई बैठा है तो कम से कम उस संवैधानिक दायित्वों से भी उसका भी तो निर्वहन करना है उसको। लेकिन राजीव जी, यहाँ एक चीज ये समझ में आ रही है कि मोदी जी के खिलाफ बीजेपी में षड्यंत्र बहुत तगड़ा चल रहा है, और इसलिए चल रहा है कि किसी गुमनाम आदमी ने अगर कुछ कह दिया तो उसका संसदीय कार्य मंत्री और राज्यसभा में नेता सदन उस बात को लेकर यहाँ आए और कहें कि इस पर चर्चा हो, यानी मोदी जी की कब्र खुदेगी इस बात पर चर्चा हो। तो इसके जरिए भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता क्या चाहते थे कि मोदी जी की कब्र खुदे, इस पर चर्चा हो। अरे मोदी जी की कब्र खुदे या ना खुदे राजीव जी, मोदी जी शतायु हो, दीर्घायु हो, 1000 साल जिए, लेकिन भाई आप काहे कब्र खोद रहे हैं? आप लोकतंत्र की भी कब्र खोद रहे, इस तरह की बात करके, और मोदी जी की कब्र किसी ने खोदने की बात की या नहीं की, लेकिन आप तो खोद रहे, दिखाई पड़ रहा है, संसद की कार्रवाई में आप लेकर आ रहे हैं। तो ये जिस तरीके से करने का प्रयास किया राजीव जी, तो इसका मतलब कि कुल मिलाकर ये कि मुद्दों से, असली मुद्दों से ध्यान भटकाया जाए। जैसा प्रियंका गांधी ने कहा कि हम तो प्रदूषण पे बात करना चाहते हैं, ये क्यों नहीं बात कर रहे? प्रदूषण पे बात होगी तो घिरेगी सरकार कि अब तक आपने किया क्या है, प्रदूषण के कारण क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने आज फिर जो है फटकार लगाई है सरकार को, यहां तक कर दिया है कि भाई वकील जो है, मुवक्किल जो है, अगर आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ सकते हैं तो कुछ दिनों तक आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े, मत आइए आप। इतनी स्थिति खराब है राजीव जी, जब यह है
और उसके बाद सरकार हाथ पे हाथ रखे बैठी है। राहुल गांधी ने सदन में कहा कि भाई ये मसला ऐसा है कि जिस पर हम एक दूसरे पर आरोप ना लगाएं, इस पर चर्चा हो। बिल्कुल। आप उस पर भी चर्चा नहीं करना, क्योंकि चर्चा होगी तो आपको बताना पड़ेगा कि आपका प्लान क्या है, रोड मैप क्या है आपके पास। ये आपके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। दूसरा, राजीव जी, जो उत्तर प्रदेश में अध्यक्ष बनाए गए हैं चौधरी साहब, अवधेश प्रसाद है समाजवादी पार्टी के सांसद, उनका एक चौधरी गए, दूसरे चौधरी आ गए। लेकिन जो पहले चौधरी गए थे वो तो चलिए फिर भी संगी थे, लेकिन जो दूसरे चौधरी आए हैं राजीव जी, ये तो पुराने कांग्रेसी हैं। इनके बारे में बताया था, पहली बार ये है जो गोरखपुर में नगर परिषद में जो थे वो काउंसलर चुने गए थे कांग्रेस की टिकट पे, और बड़ी कुटाई की है इन संघियों की। ये चर्चा चल रही है। तो अब ये आपको ले दे के चौधरी साहब जो मिले भी हैं वो ऐसे मिले हैं जो पुराने कांग्रेसी हैं। अरे भाई, कम से कम अपना एक कार्यकर्ता जो है वही ले आते ठीक ठाक कायदे का, जो पुराना संघी होता, पुराना हाफ पैंट वाला होता, उसको ले आए होते। अब ये राहत रूह तेल बनाते हैं, पता नहीं राजीव जी किसकी रूह को राहत पहुंचाएंगे, किसकी रूह को आफत पहुंचाएंगे। तो सब कुछ जो चल रहा है बीजेपी में राजीव जी, वो किसी की रूह को आफत में डालने के लिए और किसी की रूह को जो है राहत देने के लिए ये बीजेपी के अंदर खेल चल रहा है। खुदा खैर करे जी, खुदा खैर करे। चलिए, बढ़िया है। शकील जी, लेकिन क्या उधर भी खैर होने वाला है कि प्रियंका गांधी और प्रशांत किशोर की मुलाकात से क्या निकल के आ रहा है? प्रशांत किशोर और प्रियंका गांधी की मुलाकात क्यों हुई है? दो नेता मिलते हैं, ठीक है, जानते हैं हम, लेकिन प्रशांत किशोर सिर्फ नेता नहीं, नेता तो अब बने हैं, उससे पहले वो मैनेजर हैं, अपनी कंपनी चलाते हैं। उनके बारे में खबर सबको पता ही है कि वो 2022 में लंबी चर्चा हुई थी उनकी और सोनिया गांधी की, प्रियंका गांधी के साथ भी, राहुल गांधी के साथ भी। जहां तक मेरी जानकारी है कि अशोक गहलोत, और उस समय 2022 की बात है तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री थे भूपेश बघेल, उनके साथ भी मीटिंग हुई थी। लेकिन अब क्या चल रहा है? प्रशांत किशोर के पास आजकल कुछ नहीं है। अगर वो इतने ही काबिल होते तो एक आध सीट अपनी जिता लाते। वो कांग्रेस में क्या योग्य लोगों की कमी है? प्रियंका गांधी ने कहा कि ये कोई खबर है। प्रियंका गांधी से मिलने के लिए अगर प्रशांत किशोर आएंगे तो पुराने जानने वाले हैं, मोदी के साथ काम करने से पहले प्रशांत किशोर ने कांग्रेस के लिए काम किया है। 2014 से पहले वो कांग्रेस के लिए काम कर चुके हैं। लेकिन उस वक्त एक प्रेजेंटेशन दिया था, बड़ा लंबा प्रेजेंटेशन दिया था प्रशांत किशोर ने, और उसके जिन नामों को आपने बताया उन कांग्रेस के नेताओं ने उसको सुना था, देखा था, और उस वक्त जो है प्रशांत किशोर की मुट्ठी बंद थी। तो लगता था कि प्रशांत किशोर जो है कांग्रेस में आके एक कुछ चेंज कर सकते हैं, एक माहौल बना सकते हैं, एक नैरेटिव दे सकते हैं। लेकिन अब तो मुट्ठी खुल गई। इतना बोले, इतना पैसा खर्च किया, क्या मिला उनको? आज उनके पास कुछ नहीं है। तो अपनी छवि दोबारा से बनाने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं, वो तमाम तरह की कहानियां चला रहे हैं। एक बात आपको बता दें कि प्रशांत किशोर जैसे लोगों के मीडिया में बहुत आदमी होते हैं। तो प्रशांत किशोर आज की तारीख में भी जो खबर चाहेंगे वो चल जाएगी और टॉप पे चल जाएगी। तो प्रशांत किशोर यह खबर चला रहे हैं कि उन्हें बिहार का अध्यक्ष बनाया जा रहा है, वो फिर से नए सलाहकार बन रहे हैं। भाई, प्रशांत किशोर के बाद में कांग्रेस ने एक कानू गोले को भी ले रखा है, सुनील कानू गोले को भी, उनको भी करोड़ों रुपया दिया जा रहा है। ये पिछले जितने भी चुनाव हुए हैं उसमें वही सलाहकार थे। सलाहकार क्या, जिसको कहते हैं कि चुनाव विशेषज्ञ कहलाते हैं। ये है, स्ट्रेटेजी बनाते हैं। ये इनके पास होता क्या है, एक डाटा होता है। वही डाटा अभी प्रशांत किशोर सोच रहे थे, उस डाटा के दम पे वो बिहार चुनाव जीत जाएंगे। तो कांग्रेस में इसको लेके अगर लाएंगे तो बड़ा विरोध हो जाएगा। संगठन का साल कहा था कांग्रेस ने, और यह कहा गया था कि हम ढूंढ के अच्छे लोगों को, नए लोगों को लाएंगे और उन्हें जिम्मेदारियां देंगे। तो ऐसे में प्रशांत किशोर को लाना या प्रशांत किशोर को कोई महत्व देना हमें लगता नहीं है कि वो संभव हो पाएगा। जी जी, बिल्कुल। प्रशांत किशोर की हम बात कर रहे हैं इसलिए क्योंकि यहाँ से क्या पंकज, प्रशांत जी आपके ही हम नाम है, प्रशांत किशोर, आप इसको कैसे देखते हैं? क्या यह मुलाकात सिर्फ मुलाकात है?
अगर ये मुलाकात है तो बहुत छोटी सी कोई मुलाकात होगी, जिसको हम लोग बहुत ही अनौपचारिक सी। और आपको याद होगा राजीव जी कि जब हम लोगों की मुलाकात हुई थी तो मैंने आपको बहुत दिन पहले बताया था कि प्रशांत किशोर जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से कांग्रेस में उनकी मुलाकात हो जाए किसी से, और अपनी पार्टी की स्वीकार्यता के लिए 2 लोगों को छोड़ के बाकी सबकी जमानत जब्त हो गई। जो जिन 2 लोगों की जमानत बची है उनकी अपनी वजह से बची है, इसमें से एक सीट पे हम लोग गए भी थे, हम लोग गए थे जी, बिहार में। तो जो कि प्रशांत किशोर जी जी तो तस्लीमुद्दीन के बेटे जी जी, हाँ, तो उनके जमानत बच गई है। तो ऐसे ही एक आध कैंडिडेट की और बची जमानत बाकी सबकी। तो कोच कभी प्लेयर नहीं बन सकता। ये प्रशांत किशोर को मालूम होना चाहिए था। तो कोई बहुत, मैं इसको बहुत अहमियत नहीं देता हूँ। कोई बड़ी कोशिश कर रहे होंगे तो शायद मुलाकात हो गई होगी। और ये खबर जो आई है आज इंडियन एक्सप्रेस में आई खबर, उस खबर को आप पढ़ेंगे पत्रकार की निगाह से पढ़ेंगे, अगर आम पाठक की निगाह से नहीं, पत्रकार की निगाह से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको दिखाई दे जाएगा कि ये खबर आई कहाँ से है। ये खबर आई भी प्रशांत किशोर की तरफ से ही है। जो शकील ये भी कह रहे थे कि उनके मीडिया में बहुत से लोग हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है प्रशांत जी, क्या हुआ कि इस खबर को मैं सुबह मैं भी पढ़ा और उसके बाद मैं खोजता रहा, एक लाइन के आगे कोई लाइन है क्या? इस मुलाकात, इनकी मुलाकात बताई जा रही है, इसके आगे कुछ है क्या? कहीं ऊपर से नीचे तक कुछ भी नहीं है। उसके बाद कई सारी वेबसाइट्स पर मैंने खबरें देखी, आप भी देखे होंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों में, वहाँ पर भी कई जगह ये खबरें फिर चली हैं, लेकिन सिर्फ मुलाकात के एक कयास, इसके अलावा राहुल गांधी से, प्रियंका गांधी से, सोनिया गांधी से 2022 में मिले, जो वो बैकग्राउंडर है जो खबरों में हम लोग लिखते हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं है। वही 200 और एक वही जो अभी आप बता रहे हैं, 238 सीटों पे लड़ी इनकी पार्टी, 236 में जमानत जब्त हो गई और 2 सीटों पे जमानत बचा पाए। अस्तित्व की लड़ाई। आप देखिए, हम सब पत्रकार यहाँ बैठे हैं, उस खबर को, उस एक लाइन की खबर को डबल कॉलम बनाने के लिए, 3 कॉलम का खबर बनाने के लिए वो बैकग्राउंडर जोड़ा गया है, वरना उसमें कुछ था ही नहीं। तो और ये खबर आई भी वहीं से है, तो दिखाई दे रहा है कि कहाँ से आई ये खबर। और आपको तो हमने 7-8 दिन पहले हमको मालूम था कि ये जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं, तमाम लोगों से लॉबिंग कर रहे थे वो। अभी हम ऑन एयर बताना नहीं चाहते कि कैसे वो कर रहे थे लॉबिंग, लेकिन वो लॉबिंग कर रहे थे और वो उसी से ये खबर निकली है। तो दूसरी बात जो राजीव जी इम्पोर्टेंट है वो ये कि जो रैली हुई है कल, देखिए वो बहुत इम्पोर्टेंट है। 2 बातें बहुत इम्पोर्टेंट है, रैली और रैली के आसपास जो तुरंत, इसको मैं हेडलाइन मैनेजमेंट तो खैर है ही, लेकिन बीजेपी के अंदर बहुत कुछ चल रहा है। और एक जो 11 साल से सन्नाटा था पॉलिटिकल रिपोर्टिंग में, अब पॉलिटिकल रिपोर्टिंग को बहुत सी स्टोरीज मिलने जा रही, जिसकी चर्चा प्रियंका गांधी ने की, कुछ पीएमओ तक बातें गई। अभी डॉलर जो है 91 के आसपास पहुंच रहा है, डॉलर 91 के आसपास है। और जब हम आपसे बात कर रहे हैं राजीव जी, उस वक्त मेरे घर के आसपास का AQI लेवल 500 के आसपास है जी। और अगर दुनिया के किसी और शहर में 500 के आसपास AQI हो जाएगा या 400 पे पहुंच जाए कहीं पे भी, चाहे वो लंदन हो या न्यूयॉर्क हो या कोई और दुनिया का शहर हो, पेरिस हो, कोई और राजधानी हो दुनिया की, वहां दफ्तर बंद हो जाएंगे, स्कूल कॉलेज सब बंद हो जाएंगे, इमरजेंसी के हालात घोषित हो जाएंगे, इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाएगी जी। और दिल्ली की स्थिति यही है कि दिल्ली और NCR में इस वक्त स्कूल कॉलेज दफ्तर सब वर्क फ्रॉम होम कर देना चाहिए। 45-50 सिगरेट रोज पीने के बराबर है ये हवा जो दिल्ली में है। और जो बच्चे, जो नवजात शिशु हैं, छोटे बच्चे, आप उनकी सोचिए कि उनके
फेफड़ों में क्या गुजर रही होगी। इन सब चीजों से बचने के लिए आप नॉन इशू उठा के पार्लियामेंट में ला रहे हैं। और ये जो बीजेपी के अध्यक्ष बदले गए, अब देखिएगा राजीव जी, 2-4 दिन में बड़ी सारी खबरें आएंगी। अभी हम लोग कहते ना कि मोदी और अमित शाह, ये भी बहुत सी बातें अलग अलग भी हैं। अब जो पॉलिटिकल सर्कल्स में बड़ी चर्चा है इस बात की कि जी नड्डा जी किसी का नाम प्रपोज कर, जो प्रधानमंत्री के मीडिया मैनेजर है हिरेन जोशी, वो किसी का नाम का प्रस्ताव लेकर गए थे नड्डा जी के पास। नड्डा जी ने अमित शाह से वो बात की और उसके बाद नड्डा जी के को शंट कर दिया गया, विदेश यात्रा से पहले शंट कर दिया गया। बहुत सी खबरें अभी बीजेपी से निकल रही हैं और अभी आगे भी निकलेंगी। किस तरीके से प्रसार भारती के सीईओ को रवाना किया गया, किस तरीके से लॉ कमीशन के एक मेंबर को रवाना किया गया, हितेश जैन को। तो बहुत सारी खबरें अभी अंदर, चर्चाएं बहुत हैं, जिसकी चर्चा रैली में भी हुई और पार्लियामेंट भी हो गई। तो अभी आगे आने वाले दिनों में इस तरीके की बहुत सारी पॉलिटिकल खबरें बाहर आएंगी। जी राजीव जी बिल्कुल, पॉलिटिकल खबरें। लेकिन उससे पहले कल की रैली, और इस रैली से क्या कोई परेशानी है नरेंद्र मोदी को, उनकी पार्टी को, उनकी सरकार को? क्या ये रैली उस लेवल की हो गई कि भाजपा परेशान हो गई है? सुनील शुक्ला जी। प्रधानमंत्री जी कांग्रेस मुक्त